नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और मैं हूं इमरान खान, आपके साथ लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा जिसमें आज हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक 2 की। जी हां, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर दहशतगर्द पैदा करता है, उन्हें वो पाल पोस कर दुनिया में दहशत फैलाता है और भारत के खिलाफ लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर उसी की जबान में जवाब दिया है। जी हां, हिंदुस्तानी फौज ने एक बार फिर से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान कब समझेगा? आखिर पाकिस्तान को दुनिया दहशतगर्द मुल्क क्यों करार देती है? आखिर कब तक दुनिया पाकिस्तान की दहशत के साए में जीती रहेगी? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। सर्जिकल स्ट्राइक 2। जी हां, पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान को भारत ने उसी की जबान में, उसी की भाषा में जवाब देते हुए उसको घर में घुसकर मारा है, जिसमें भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 5 फौजी मार गिराए हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान जुल्म का एक ऐसा नाम जो दुनिया में अपनी दहशत के लिए जाना जाता है। जो बार बार अपने नापाक मंसूबों को जाहिर करता रहता है, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और फिर उसी की जबान में उसे समझाना पड़ता है। हिंदुस्तान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। महज 15 महीने बाद 2016 की तरह एक बार फिर हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट सेक्टर के राख चिकारी इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी रात सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 3 फौजी मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान से अपने 4 जवानों की शहादत का बदला लिया है। 2 दिन पहले राजौरी में पाक की फायरिंग में हिंदुस्तान के 4 फौजी पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए थे। पाकिस्तान को कल करारा जवाब दिया हुआ है। हमने काफी जबरदस्त फायरिंग की हुई है उनके पोस्ट के ऊपर। तकरीबन 3-4 पोस्ट हमने पुंछ और राजौरी एरिया में हमने बर्बाद कर दिए हैं। दूसरा एक्शन हुआ है जो हमने अंदर घुसकर उनमें एक रेड किया हुआ है, जिस रेड में उनके 3 सैनिक मारे हैं हमने। 1 मार दिया, 2 मार दिया, 4 मार दिया, हमारे 1 ही मरे हैं, उनका 4 ही मरे हैं। ये जो गिनती चल रही है, जो क्रिकेट मैच जैसे चलती है, ये मैं समझता हूँ इसको छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान को 4 टुकड़ा करने के बिना हमें रात नहीं मिलने वाली। कायर और गद्दारों को भारतीय सेना का एक रिटर्न गिफ्ट हमने भेजा है। जब जब पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत करेगा, पाकिस्तान के जबड़े चीर के रख देंगे हम। तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की तस्दीक की है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में उसके फौजियों की मौत हुई है। लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम की पॉलिसी सही हो तो जवान शहीद ही ना हो। मौजूदा भारत की जो सरकार है मोदी जी की, इसकी नीति जो है पाकिस्तान को लेकर बड़ी फ्लिप फ्लॉप है, अस्पष्टता नहीं है, दिशा नहीं है। कभी मोदी जी जाते हैं बिना बुलाए नवाज शरीफ के मां के पैरों पे चूम लेते हैं, या फिर कभी बड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं, पठानकोट हो जाता है। अगर उनकी नीति में अस्पष्टता हो तो हमारी भारत की सेनाएं सक्षम है अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए। पाकिस्तान अक्सर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा है और अपने नापाक, खतरनाक और नाकाम मंसूबों को जाहिर करता रहा है। अब वक्त है कि पाकिस्तान को उसी की जबान में समझाया जाए, क्योंकि भारत ने हमेशा पाकिस्तान से बातचीत करके बात बनाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान
हर बार पीछे से भारत पर हमला कर कायरता का सबूत देता आया है। लेकिन अब भारतीय फौज पाकिस्तान को गोली का जवाब गोली से ही दे रही। वो जुबान की भाषा तो समझता ही नहीं, उसे बार बार गोली से ही समझाना पड़ता है। मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो ऑफिशियली जो तस्दीक हुई है, इस सर्जिकल स्ट्राइक 2 में 3 पाकिस्तानी फौजी मार गिराए गए हैं और करीब 45 मिनट तक सीना तान कर मकबूजा कश्मीर में खड़ी रही भारतीय फौज और करारा जवाब दिया गया है। शहादत का हालांकि कोई जवाब नहीं होता, लेकिन जान लेने वालों को सही जवाब दिया जाए तो उनके घर वालों को ठंडक जरूर मिलती है, एक सुकून मिलता है। इस पर और बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो पैनल है उनसे आपको खास तौर से मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रविंद्र बड़गैया जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान हैं। मेरे साथ कर्नल तेज टुक्कू जी भी हैं, जो कि माहिर दिफा हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक होती है और कैसे काम किया जाता है। हमारे साथ रोबिंदर सचदेव जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। बात करेंगे उनसे कि आगे और क्या कुछ हमारे पास मुतबादिल हैं, किस तरह की और कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, मिलिट्री कार्रवाई के अलावा भी। और मैं अपने साथ इनामुल नबी साहब को भी जोड़ूंगा, सियासी तज्जियाकार हैं कश्मीर से, उन्हें अपने साथ जोड़ूंगा। खालिद महमूद खालिद साहब को भी जोड़ूंगा, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर से। और राजीव जेटली जी भी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्नल तेज टिक्कू जी से। कर्नल साहब, जिस तरह से बात सामने आई है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक 2 सामने आई है, कम से कम ये उनके अहले खाना को, उनके कुनबों को तो राहत जरूर देंगी, जो कि पाकिस्तान की इस बुज़दिलाना हरकत की वजह से जामे शहादत हासिल कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हम बड़ा लूजली ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्रॉस बॉर्डर रेड था जी। सर्जिकल स्ट्राइक जो है हमेशा स्ट्रेटेजिक लेवल पर होती है और नेशनल लेवल पर होती है। ये स्ट्राइक जो है, जो कल का 2 सिख ने किया है, 2 सिख जो है, 2 सिख रेजिमेंट की दूसरी बटालियन ने जो किया है, ये वही बटालियन है जिसके एक मेजर साहब और उनके 3 जवान शहीद हुए थे जी। और लोकल लेवल पर यह डिसीजन लिया गया और उसी बंकर के ऊपर अटैक हुआ जिस बंकर से गोलियां आई थी, जिससे हमारे एक मेजर साहब और 3 जवान शहीद हुए थे। लोकल लेवल पर यह एक्शन बहुत जरूरी था और मुझे खुशी है कि ये इमीडिएटली की गई, 24 घंटे के अंदर अंदर ये कार्रवाई की गई, क्योंकि जब आपका नुकसान होता है और खासकर दुश्मन के हाथों नुकसान होता है तो एक यूनिट के अंदर जहां 1000 आदमी हो तो मनोबल बहुत गिर जाता है। और अगर एकदम से आप इसकी कार्रवाई न करें, इसका बदला न ले, तो इस मनोबल के गिरने में फिर आपको बहुत हानि हो जाती है, यूनिट का जो एक कोहेशननेस है वो बर्बाद हो जाता है। तो उस हिसाब से ये जो क्रॉस बॉर्डर रेड है और खासकर उसी बंकर पर जहां से फायरिंग आई थी और वहां पर उन्होंने 5 कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की है, ये 2 सिख के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है और हमारे लिए अच्छी खबर है कि इसका बदला एकदम से लिया गया। लेकिन जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक का ताल्लुक है, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है, आप अब बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी की बात बिल्कुल करेक्ट है, आप वो 3 मारेंगे, आप 4 मारेंगे तो मतलब आप हमेशा रिएक्ट करेंगे, इससे काम नहीं बनेगा। ये आपने कभी सुना होगा पाकिस्तान की टीवी से या कहीं पर भी, क्या आपने कभी सुना कि उनके 3 जवान शहीद हुए या 5 जवान हुए, कोई अफसर भी मरा? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। हमारी इंडियन आर्मी में क्या होता है, क्योंकि अफसर को he has to lead from the front, तो इस वजह से हमारे ऑफिसर्स की भी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। उनका ऑफिसर का ऑर्डर मेनली जो है पंजाब से आता है और उनको काफी नुकसान नहीं होता, जिस वजह से पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर उनको पता नहीं चलता कि उनकी आर्मी में कितना नुकसान हुआ, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे जवान ही शहीद मर जाता है उनका। तो मुझे लगता है इंडिया ने अब ऐसी कुछ तरकीब करनी चाहिए जिससे वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उनका, जो उनके मिलिटेंट्स के कैंप है, उसमें डीप जाकर स्ट्राइक करना चाहिए ताकि जिसका कोई फायदा हो, नहीं तो ये चलता रहेगा। सवाल उठेगा, ये सवाल उठता भी है कि जब वहां से कार्रवाई होती है, इस तरह की हरकत होती है, तब हम जवाब देते हैं। जब हमें पता है कि उनके कैंप चल रहे हैं तो हम घुसकर उससे खत्म क्यों नहीं करते? सवाल उठता है।
जी बिल्कुल, मैं यही आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अब हमें सोचना चाहिए इस चीज के बारे में कि क्या आप बॉर्डर पर ही इसको लिमिट करेंगे कि वो आपके जवानों को मार रहे हैं, आप जाकर उनको 4 आदमी को, उससे ये पाकिस्तान को कोई हानि नहीं हो रही है, क्योंकि उनको तो तब असर पड़ेगा जब उनके ऑफिसर्स, तब उनके मिलिटेंट कैंप्स, जब उनके कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, उनके लॉजिस्टिक सिस्टम पर आप अटैक करेंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जिससे कोई कुछ फायदा हो जी। और जिस नुकसान से पाकिस्तान को यह लगेगा कि भैया हमें ये कार्रवाई अब बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। मेरे साथ रोविंदर सचदेव जी भी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। रोविंदर जी, जिस तरह से अगर हम बात करें इस हुकूमत की, मोदी हुकूमत की, फौज को इख्तियारात ऐसा लगता है ज्यादा दिए गए हैं, उससे क्या वाकई फर्क पड़ा है और इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर क्या असर होगा, एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि मिलिट्री ऑप्शन के अलावा ऐसे कौन कौन से मुतबादिल, कौन कौन से विकल्प हैं जिस पर और सोचना चाहिए अब? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल से हम इसे पॉलिटिक्स से अलग रखेंगे, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट्स हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम। कोई रास्ता खास निकला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यस डेफिनेटली अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अभी और जो टिकू साहब ने कहा, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे जो क्रॉस बॉर्डर अटैक, इनको चाहे हम कोई भी नाम देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, प्रिवेंटिव, रेड एटसेट्रा, बट क्रॉस बॉर्डर जो भी है, ऐसे होते रहेंगे और हमें इनका जवाब देना है डेफिनेटली पूरा मुंह तोड़। बट इस डिबेट में, इस हल्ला में हमें एक लॉन्ग पिक्चर नहीं भूल जानी चाहिए। हमें अपनी एनर्जी अपने देश की और अपने सोच की पूरी शक्ति केवल इस टॉपिक पे नहीं लगा देनी चाहिए कि उन्होंने हमारे 2 मारे, हम उनका बदला लेंगे। वो तो होना ही है जी। अब उस पॉइंट पे आते हैं जो आपने पूछा कि और क्या विकल्प है हमारे पास। यस, एक तो ये है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि हम वर्कआउट करें किसी तरह से कि पाकिस्तान एंड ऑफ द डे 4 हिस्सों में बढ़ जाए, 1 हो या ना हो। सेकेंड, अमेरिका तो प्रेशर कर ही रहा है पाकिस्तान पर चाइना का प्रेशर बनना जरूरी है। पर चाइना का प्रेशर ऐसे नहीं बनेगा। चाइना के अपने रीजंस हैं हमारे को ट्रबल करने के। चाइना में हम अगर अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखें, जब तक चाइना में इस्लामिक रेडिकल टेरर नहीं फैलेगा, स्पेशली उनकी सदर्न प्रोविंसेस में, तब तक चाइना इस मुद्दे को ज्यादा सीरियस नहीं होगा। तो हमारे को, आई थिंक हमारी इंटेलिजेंस और हमारी स्ट्रेटेजिक थॉट को ये सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से हम कर भी रहे होंगे शायद, या सोचना चाहिए कि हम कैसे फेस्टर करें ये सिचुएशन कि चाइना भी सीरियस और पाकिस्तान को प्रेस डाउन करे। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा, हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री और आईएसआई उनकी जो है वो कंट्रोल करती है देश को, बट हमें फिर भी एक अलग पैराडाइम पे ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की आम आवाम जो है उस पे हमें अपनी इमेज, इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज बनानी है। ये सारी चीजें पैरेलल में चलेंगी तभी कुछ आगे होंगे, अदरवाइज हम ये रोज काउंटिंग करते रहेंगे, सोल्जर्स एंड मार्टर्स, और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। ठीक है रविंद्र बड़गैया जी, ये तो क्या माना जाए कि अब फौज को इख्तियारात ज्यादा हैं, कम से कम उनको दिल्ली से बड़े हुक्म नहीं लेने पड़ते हैं, फौज अपनी कार्रवाई के लिए आजाद है, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाइयां हो पा रही हैं और ये मौजूदा हुकूमत में मुमकिन हो पाया है। और बीजेपी और उसके लीडरान ये बात कहते भी रहते हैं। नहीं, ये तो खैर अब अगर आपका ऐसा मत है तो आपको, नहीं मेरा मत नहीं है, ये बीजेपी के लोगों के दावे हैं। अब दावे तो उनके बहुत सारे रहते हैं। अब छोड़िए नोटबंदी में क्या क्या दावे किए पूरा दुनिया जानता है। बहरहाल इस मुद्दे पे अगर मैं वापस आऊं तो इसमें यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो कि सामान्य प्रक्रिया है, जो कि आर्मी करती रहती है, पहले भी किया है, आगे भी करती रहेगी। जैसे कि अभी टिक्कू साहब ने बताया कि वो रेजिमेंट टू रेजिमेंट स्ट्राइक करते हैं कि आपने फलाना रेजिमेंट किया तो उसी रेजिमेंट के लोग वापस स्ट्राइक करते हैं उसमें, और ये पुरानी परंपरा चलती आ रही है। अब दूसरा पहलू है, और हमको अपनी सेना के पराक्रम पर, उसकी निष्ठा पर और उनकी सक्षमता पर गर्व है कि वो अभी तक करते हैं। 70 सालों से हमारे सरहदों की रक्षा की, आगे भी करते आएंगे। और पाकिस्तान को आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, मैं बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक में आप बात पूरी सुन लीजिए। हमको उस पर पहली बात तो गर्व है अपनी आर्मी पे कि वो उसकी सक्षमता से उसको मुंहतोड़ जवाब देते हैं पाकिस्तान को। दूसरा पहलू जो मैं इसको बता रहा हूँ, प्रचार और प्रसार करने का है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अब बताइए कि ये सेना के जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है होता है। वो क्यों होता है मैं बताता हूँ कि देखिए सर्जिकल स्ट्राइक आप क्यों करते हैं। आर्मी के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, बताएंगे। इसलिए क्योंकि आपको लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं सामने वाली पार्टी को कि अगर आप ये दोबारा हरकत करेंगे तो हम इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसे हतोत्साह करते हैं, एक तरीके से डराते हैं, जिसको डेटरेंट कहते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली में बैठ के हुंकार भरते हैं, छाती पीटते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तब आपको दूसरे देश को उकसाते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। आप उनको उकसाते हैं कि आप हम पे फिर अटैक करिए,
तो ये दोनों चीजें अलग है, परस्पर विरोधाभासी है कि आर्मी डराने के लिए करता है और यहाँ की सल्तनत उसका श्रेय लेने के बाद उसको उकसाने का काम करता रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसका प्रचार, उसकी तशहीर नहीं होती, क्योंकि वो आर्मी के खिलाफ जा रहा है, आर्मी के उद्देश्यों के खिलाफ जा रहा है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए और इसलिए नहीं होता था। राजीव जी, आप लोग जबरदस्ती का प्रचार तशहीर करके एक तरह से आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्क को सीधे तौर पर उकसाते हैं और इससे ज्यादा बार बार नुकसान होता है। चलिए राजीव जी, अभी हमारे साथ नहीं, इनामुल हक साहब। इससे कोई फायदा भी नहीं है। अगर आपको प्रचार प्रसार से पाकिस्तान को कोई अगर और डरता वो जी, तब तो आप करिए, बेशक करिए, लेकिन यहां तो आप उल्टा काम कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि देश की आवाम नहीं तय करने वाली है कि पाकिस्तान पर अटैक करना है कि नहीं करना है। ये सामरिक मसले हैं, इसमें कूटनीति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो कायदे से देखा जाए तो ये मसले आम आवाम के विमर्श में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें तो सरकारें तय करेंगी। ठीक है, मेरे साथ इनामुल नबी भी हैं, कश्मीर से हमारे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। इनामुल साहब, सीज फायर की खिलाफ वर्जी 771 बार हुई है अगर अभी की हम बात करें, और पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार होती है, तो यही एक वाहिद तरीका है पाकिस्तान से निपटने का। आप कश्मीर में हैं और जिस तरह से ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान ने वहां के लोगों की खास तौर से हक खुदराजी की जद्दोजहद को दबा कर रखा हुआ है, ऑक्यूपाई करके रखा है, ऐसे में भारतीय फौज के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये वाइस वर्सा है, तो मैं आपके पहले सर्जिकल स्ट्राइक से ही इको बहुत आ रहा है, मैं अपनी आवाज वापस सुन रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल, इसको ठीक करवाते हैं सर, अगर आप बेहतर हमें सुन पा रहे हो तो। अभी कैसा है, आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं जी। मैं आपसे कह रहा था, ठीक है, साउंड में कुछ दिक्कत है, मैं लौटूंगा। मैं आपसे कह रहा था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की आपने बात की है, ठीक है, आवाज सही होगी, बोलिए। नहीं, काफी इको आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। ठीक है, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करते हैं और साउंड की कुछ, जी मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं कर्नल तेज टिक्कू साहब, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और जैसे कि बात हुई, और भी मुतबादिल जिस पर की बात करनी चाहिए, और जो बात रविंद्र बड़गैया जी कह रहे हैं कि ये तो आर्मी पहले से करती रही है, अब इसको ज्यादा इसकी तशहीर होती है और कहीं ना कहीं ये आर्मी के उसूलों के भी खिलाफ है, क्या आप इसको मानेंगे? देखिए, मैं तो ये नहीं मानूंगा कि ये आर्मी के उसूलों के बरखिलाफ है। पॉइंट ये है कि अगर नेशनल लेवल पर कोई फैसला लिया गया स्ट्राइक करने का, तो नेशनल लेवल पर तो ये बात उठेगी, लेकिन जैसे ये कल का स्ट्राइक है, ये लोकल लेवल पर लिया गया और मैं इसे क्रॉस बॉर्डर रेड मानता हूं, ये चलते रहते हैं वहां जी। पॉइंट ये है कि क्या 10 जवान उनके मरे, हमारे 10 जवान शहीद हुए, तो क्या इससे लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई शांति स्थापित होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप उनके कमांड एंड कंट्रोल सेटअप पर हानि नहीं पहुंचाएंगे उनको, जब तक आप उनके जो ये आका बैठे हैं, जो टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं, जहां से फैक्ट्री के माफिक टेररिस्ट जिहादियों को प्रोड्यूस किया जाता है और कश्मीर में भेजा जाता है, जब तक आप वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी हमेशा हॉट रहेगी और उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस साल जो है समर मंथ्स में, जून से लेकर अगस्त तक कश्मीर में जो आतंकवादी थे उनको काफी हानि पहुंची है और काफी हद तक जो है वहां पर जो आर्म्ड मिलिटेंट्स थे उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं और मैंने आपके पास आंकड़े होंगे 200 से ज्यादा आतंकवादी जो है आर्मी ने न्यूट्रलाइज किए। अब इस वजह से पाकिस्तान क्या करेगा कि विंटर मंथ्स में भी, सर्दियों के मौसम में भी कुछ इलाका है जहां ज्यादा बर्फ नहीं होती है, दैट इज साउथ जो है पुंछ के साउथ, जो पीर पंचाल का साउथर्न इलाका है, उसमें ज्यादा बर्फ नहीं होती है और वहां से वो अपने मिलिटेंट्स को, इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजने की कार्रवाई जारी रखेगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा ये जो इंसिडेंट हुआ केरी ऐसी जगह है जो बिल्कुल जहां बर्फ खत्म होती है, बिम्बर गली के आसपास, कृष्ण घाटी के आसपास, उसके नीचे यह हादसा हुआ है, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर उन्होंने प्रॉक्सी वार को जारी रखना है तो उनको और मिलिटेंट्स अंदर भेजने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भेजे थे उन्होंने उनका पूरा सफाया होगा, बल्कि जिस वजह से कश्मीरी मिलिटेंट जो है अब सरेंडर भी करने लगा है। तो पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि वो प्रॉक्सी वॉर को कंटिन्यू करने के लिए और इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे ताकि विंटर में भी जो है कश्मीर में सिचुएशन हॉट रहे। जो पहले जो पाकिस्तान ने पिछली जो हरकत की जिसमें हमारे फौजियों को नुकसान हुआ था, ये ऑपरेशन ऑल आउट से बौखला करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है वो?
बिल्कुल, ये मैं तो यही कह रहा हूं, क्योंकि इतने सारी कैजुअलिटीज हो गई वहां पर कि अगर वहां पर आर्म्ड इंसर्जेंसी खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान का पलटा बहुत हल्का हो जाएगा और फिर कश्मीर की अवामी उनके अगेंस्ट चली जाएगी। ठीक है, ये बात है। अच्छा रविंद्र जी, ऑपरेशन ऑल आउट इतना जबरदस्त तरीके से चलाया गया है, जो मिलिटेंट गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़ में भी आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की जगह नाम सब बताते हैं कि वो कहां से आए हैं, क्या है, तो एक तो बड़ी कामयाबी है। और अगर ये बेहतर तरीके से हो रहा है तो भी क्या इसमें हमें सियासत देखनी चाहिए? और अगर हम बात करें कि इस वक्त हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? इस दौरे हुकूमत में हो रहा है। नहीं, ऐसा है कि जहां तक ऑल आउट का सवाल है हम उसका समर्थन करते हैं, बिकॉज वो देश के लिए हो रहा है, उसमें कोई सियासत की बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जितने भी मुद्दे हैं जो कि आर्मी से रिलेटेड हैं देश की, वो मुद्दे अपनी जगह पे काम करें, आर्मी को अपना काम करते रहना चाहिए, सरकारों को जो उनकी मदद देनी चाहिए वो देनी चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। इस देश के लिए अगर आपकी सरहद की रक्षा करने के लिए आर्मी अपनी जान देने को तैयार है तो उसको पूरा मुकम्मल पीछे से सपोर्ट मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसा कारगर कदम जो सरकार उठाए या आर्मी उठाए, हम उसका सर आंखों पे स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ, मतलब जो सवाल जो हम कर रहे हैं अभी की हुकूमत से, वो सिर्फ यही है कि जैसे कि अभी विपिन जो हमारे रावत साहब चीफ आर्मी के चीफ है, उनको भी ये बात कहनी पड़ी कि आर्मी को राजनीति से दूर रखा जाए। पिछले 70 सालों में ये स्टेटमेंट किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आज क्यों जरूरत पड़ गई उनको? इसीलिए क्योंकि अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक के, जैसे मैं फिर से कह रहा हूं बात को, कि एक साधारण सी बात है, किसी ने मुझे अगर अंधेरे में एक थप्पड़ मार दिया, मैंने उसको अंधेरे में जाके 4 थप्पड़ मार दिए, तो उस आदमी को तो मैसेज मिल गया। लेकिन अगली सुबह अगर मैं उसका डिंडोरा पीटूंगा तो जाहिर है वो आदमी फिर मौका खोजेगा मुझे मारने का। आप लोगों पर यह भी लगता है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियां ही ऐसी नहीं रही, या पिछले कुछ सालों से, यूं कहें कि 70 सालों से इस तरह की पॉलिसीज रही कि अब हमें इतना जारहाना अंदाज में जवाब देना पड़ रहा है, इतना सख्त जवाब देना पड़ रहा है? पहले की हुकूमतों ने इस तरह की कार्रवाई कभी की नहीं, ये इल्जाम आप लोगों को ऐसा है। अब मैं आपको बताया तो ऑपरेशन जिंजर जो हुआ था, जो कि जून 2013 में, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसको छोड़िए, हमारे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसका इतिहास गवाह है, पूरा विश्व का भूगोल बदल गया हमारे करने पे। लेकिन अभी 2013 की बात बताता हूं, ऑपरेशन जिंजर हुआ था, उस समय हमने नहीं शोर मचाया, हमने किसी को नहीं बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक थी। पाकिस्तान ने शिकायत की कि हमारा 1 जेसी और 3 जवान मारे गए, हमने कहा था हमने नहीं किया, क्योंकि यही एक सभ्य समाज की, जो कि इंटरनेशनल जो कमिटी ऑफ नेशंस है, उसमें अगर आप बात करेंगे तो कोई अच्छी चीज नहीं कि आप दूसरे देश में घुसकर, कल चाइना ऐसा करना शुरू कर देगा, आप क्या करते रहेंगे? ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आर्मी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है, इसीलिए आर्मी करती है उसको, और उसको पीछे से सपोर्ट दिया, लेकिन उसका कोई ढिंडोरा नहीं पीटता। ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। राजीव जेटली साहब, आप पर इल्जाम है, रविंद्र बरगेया जी कह रहे हैं कि आप लोग ना ढिंडोरा पीटते हैं। आर्मी ये काम बरसों से कर रही है और तरीका जो होता है आर्मी को अपने हिसाब से करने देना चाहिए। एक तरह से आप सामने वाले को उकसा रहे हैं इस तरह के ढिंडोरा पीट करके। नहीं, बहुत अच्छी बात कांग्रेस के साथी ने बोली। मुझे लगता है अगर समझने वाले और सुनने वाले देख रहे होंगे तो अंदाजा भी लगा रहे होंगे इस बात का कि दूसरी पक्ष में जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है, हम उसे कुछ ना कहें, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो वो हमारा उसको उकसाना हो गया। अगर यही बात और यही नीतियां रहती तो मुझे लगता है कि अभी तक जो हम चर्चाएं कर रहे थे यही तो कर रहे थे कि पॉलिसी सॉफ्ट थी। जब आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ जाकर प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि मुंबई में जाके देखिए क्या रविंद्र जी आप जवाब दे दीजिए। मैं ये बताई, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है और उसका मुकम्मल जवाब देती है और अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसको डिंडोरा पीटकर आर्मी के उस किए गए काम पे पानी नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को उकसाते हैं। आर्मी डराती है, आप उकसाते हैं। आर्मी डराती है, आप उकसाते हैं। और आज पिछले 2 सालों, पिछले अगर 43 महीनों का अगर आंकड़ों, भाई आप सुन, ठीक है आप बोल लीजिए। आप सुनिए तो सही, आपके प्रधानमंत्री जी ने आदेश नहीं दिए। डराती है और आप मुंबई में अटैक किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में जाके हमें अटैक करना है, नहीं दे पाए। आपकी कमजोरी थी, आपकी मजबूरी थी, आपकी नीतियां ऐसी थी। अरे भाई आप लोग क्यों करेंगे अटैक? आप लोग तो फंडिंग लेते हैं आतंकवादियों से, आप तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेते हैं जो इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं। मुझे पूरी बात होने दीजिए, अभी उसके बाद आइएगा दोबारा से बीच में। केवल मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं हो रही है। आर्मी को एक फ्री हैंड है, जो फ्री हैंड पहले
पिछली सरकार में नहीं था, जिसका इल्जाम हमने नहीं लगाया, एयरफोर्स चीफ ने लगाया, आर्मी चीफ ने लगाया, हमने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि हमें परमिशन नहीं दी गई, हम भी पाकिस्तान में जाके मारना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कहा उकसाइए मत, अगर उकसाएंगे तो हमारे पास दोबारा आ जाएंगे, इसलिए अपने देश में जितने मरते हैं मरने दीजिए, पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लोग वापिस आएंगे हमें मारने के लिए। ये नीति रहती थी, अभी इन्होंने खुद ही उजागर कर दिया। दूसरी बात मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सुनिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आज इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जिसकी उम्मीद नहीं थी, देखिए एक माता जी और एक पत्नी उनकी जो पाकिस्तान में जाकर अपने पति के सामने बैठी हैं, ये भी हमारी एक जीत थी। तीसरी बात, आज पूरा देखिए इस्लामिक देशों की बात कीजिए, पाकिस्तान को छोड़ करके एक भी इस्लामिक देश नहीं है भारत का दोस्त ना हो। चाइना की बात कह रहे थे, चाइना की एक मजबूरी है, आपके बारे में बहुत साफ मजबूरी है कनेक्टिविटी की, आप जो कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर बहुत काम हुआ है। ठीक है, इनामुल साहब भी जुड़ गए थे हमारे साथ। इनामुल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात शुरू कीजिए सर जी। मैंने ये कहा कि पहले से सर्जिकल स्ट्राइक की बात करो। किसी दोस्त जो हमारे साथ बैठे हैं पैनल में, मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की है। आप कब तक ये लाशें गिनवाएंगे एक दूसरे की? कभी आप कहेंगे हमने 5 मारे, वो कहेंगे 10 मारे। क्या हमने लाशें ही गिनने हैं? क्या हमने कोई ऐसा रास्ता नहीं देखना है जिससे हम इन लाशों को गिरना रोके? इसलिए मैं आपसे तलकीन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, खुदारा आप डोंट सेलिब्रेट डेथ्स। आप जो इंसानी जाने हैं ये जो ज़ाया हो रहे, इनकी सेलिब्रेट मत कर लीजिए। दूसरी बात, जो जहाँ तक आपका ये सवाल है सर्जिकल स्ट्राइक का, हमारी 300 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है। सर्जिकल स्ट्राइक मींस अगर आपने कहीं वाकई में कोई सर्जिकल स्ट्राइक की होती, वो 301 बनी होती, 302 किलोमीटर बनी होती, 303 किलोमीटर बनी होती, 310 किलोमीटर बनी होती। लाइन ऑफ कंट्रोल तो वही है जहां वो थी। फिर अगर आप 7 फौजियों को मारना, 3 फौजियों को मारना, 10 फौजियों को मारना सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, फिर उन्होंने भी सैकड़ों में सर्जिकल स्ट्राइक किए होंगे और आपने भी किए होंगे। मुझे इस पर नहीं जाना है। अरे कश्मीर को कश्मीर को पाकिस्तान किस बात से लेना चाहता है? क्या हम जवाब भी ना दें? हम जवाब भी ना दें? आप कश्मीरी हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप कश्मीरी हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं और कश्मीर जब प्रॉक्सी वॉर से पाकिस्तान लेना चाहता है, हम जवाब ना दें? मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। जी बोलिए। अरे मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। फिर आप देखिए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 6 नेशंस, जो जिसके बगैर ये डिबेट अधूरी है। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 6 कंट्रीज, जिसमें रशिया है, चाइना है, टर्की है, अफगानिस्तान है, ईरान है। उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन, एक रेजोल्यूशन पास किया कल ही, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू को सॉल्व करना है एज पर यूएन रेजोल्यूशंस। खुदारा आप ये चीजें छोड़कर असल मुद्दे पर आ जाइए। कश्मीर इशू नहीं है सर, जो आप दोनों अलग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अलग है। और पाकिस्तान जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर के जरिए कश्मीर को पाना चाह रहा है, हम जवाब न दें। और कश्मीर इशू है नहीं, मकबूजा कश्मीर का मसला है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर इशू नहीं है सर। आप हिंदुस्तान में टेररिज्म को कश्मीर से क्यों जोड़ रहे हैं? और आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कश्मीर से जोड़ रहे हैं। इस पर और बात करते हैं सर, जेटली साहब से भी बात करेंगे और रविंद्र सचदेव जी से भी मैं सवाल करूंगा और क्या क्या और तरीके हो सकते हैं। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का अभी भी दर्जा आपने बनाकर रखा है, तो ये कौन सी सियासत है? इसको भी हमें सोचना समझना चाहिए। और ये हुकूमत अगर इतनी सख्त है तो फिर ऐसा क्यों? और भी बहुत सारी बात है, जब वजीर आजम वहां पर जाते हैं और उसके बाद यहां कार्रवाई होती है, तो बहुत सारी बातें जिस पर बात होनी चाहिए इस छोटे से वक्फे के बाद।
हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं, बीजेपी के तर्जुमान है रविंद्र बड़गैया है, कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र सचदेव है, फॉरेन एक्सपर्ट, और साथ में कर्नल तेज टिक्कू जी है, माहिर दिफा इनामुल नबी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सियासी तज्जियाकार है, कश्मीर से, श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ है, और हम सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर बात कर रहे हैं। इनामुल नबी साहब बहुत अहम बात कह रहे थे कि कुछ मुल्कों ने कुछ करारदाद पेश की है और उसको लेकर के वो ये बात कह रहे थे, जरा उसको आप साफ कीजिए। आप रशिया का भी जिक्र कर रहे थे उसमें एक बात, और इनामुल नबी साहब इस बात का आप जवाब दीजिए कि जिस तरह से पाकिस्तान हक़ खुदराजी की जद्दोजहद को मकबूजा कश्मीर में जो हमारा हिस्सा था वहां दबाए हुए है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं और जिसको चाइना को देकर उसने रखा हुआ है, अक्साई चीन, उसको आप कैसे देखते हैं? जनाब, आपने जो बात की, जो जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ 6 नेशंस है जो कल उन्होंने पास की, उन्होंने साफ अल्फाजों में ये बयान किया है कि मसले कश्मीर को जो हल करना है वो एज पर यूएन रेजोल्यूशंस होंगे। तो रहा आपका सवाल कि आज़ाद कश्मीर के बारे में, जब आप यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हैं उसमें पहले जो है आज़ाद कश्मीर में भी वो इम्प्लीमेंट होगा, वो खाली इस वाले हिस्से में नहीं होगा बल्कि आज़ाद कश्मीर वाले हिस्से में भी इम्प्लीमेंट होगा। तो जब तक वो इम्प्लीमेंट होता है तब तक तो आपको जीने का मौका देना है ना, राइट टू लिव इज सुप्रीम राइट। आप उसी आज़ाद कश्मीर को देख लीजिए, उनका अपना परचम, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जाएंगे उधर उनका अपना परचम लहराता है, पाकिस्तानी परचम होने के साथ साथ उनका अपना सदर है, उनका अपना वजीर आजम है, उनका अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनामुल नबी साहब, आप ये बताइए, अगर देख लीजिए हमारे पास जो था वो भी आपने लिया, अगर पाकिस्तान रियासत हुआ करता था वो भी आपने छीना, हमारे पास आप सुन लीजिए, टिक्कू साहब को सुनिए, कर्नल तेज टिक्कू साहब को सुनिए जी। अरे इनामुल नबी साहब, हमारी भी बात सुनिए, आपका तो यही हमेशा मौकिफ रहता है, हमारी बात सुनिए। अगर यही है तो पाकिस्तान ने 5,200 किलोमीटर जमीन, स्क्वायर किलोमीटर जमीन शख्स गांव में चाइना को क्यों लीज पर दी? वो तो JNK का हिस्सा है ना, जहां तो प्लेबिसाइट होना चाहिए ना। आप तो कह रहे हैं अक्साई चीन में प्लेबिसाइट होना चाहिए ना, POK में प्लेबिसाइट होना चाहिए, तो वो उन्होंने गिफ्ट क्यों किया चाइना को? बताइए, स्टेट ऑफ इंडिया उठाएगी। जब आप तैयार हो जाएंगे तब आप उनको ये सवाल पूछ सकते हैं। तैयार उनको ये तो कहिए कि हम क्या बात करो तैयार? आपको आप जम्मू कश्मीर वो आप कह रहे हो कि हमारा है। अक्साई शख्स गांव में 5,200 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी पाकिस्तान गिफ्ट करता है चाइना को, और आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। आप इस विषय में बात नहीं करते। इस पर आप लोग नहीं बोलेंगे? उसका भी तो एक्सेशन हुआ था ना। अलायदगी पसंद लीडरान ने किस तरह से जवाब है नहीं, अपने घर बनवाए हैं, किस तरह से पैसा बनाया है, उस पर आप नहीं बोलेंगे? आप एंटी इंडियन बात में ही आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। जो पहला जो पार्ट है रेजोल्यूशन का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कर लो ना। पाकिस्तान ने, मैं कह सकता हूँ थोड़ी चलेगी भैया। एक्सेशन तो महाराजा ने इंडिया के साथ किया, आप पाकिस्तान ने फौजें POK के किया, उनको निकलने दीजिए और शख्स गांव को वापस लाइए। अक्साई चीन को, चाइना को बोलिए छोड़ देगा। ये सब बातें तो आप करते नहीं है, क्योंकि आपको डर लग रहा है इनसे। अगर आप पाकिस्तान को सवाल पूछेंगे ना, अगर पाकिस्तान को सवाल पूछेंगे तो लोन जैसा हाल आपका भी होगा, ऐसा वाले आपको उड़ा देंगे, इसलिए आप डरते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर रविंद्र सचदेव जी आपसे भी है। रविंद्र जी, जिस तरह से पाकिस्तान, खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लौट रहा हूं। आप एक तरफा बात कर रहे हो, आपका स्टाफ एंटी इंडियन और पाकिस्तान में जो गलतियां की उसको मानने को राजी नहीं हो। चीन को हिस्सा दिया है वो वापस दे दीजिए, वापस कर लीजिए। तो इसके बारे में भी कभी प्रोसेशन निकालिए ना, इसके बारे में भी। उस पर आपकी कोई मुखालफत नहीं होगी, उस पर आपकी कोई मुखालफत नहीं होगी। हमने तो कभी नहीं देखा। अगर और एक बात और इनामुल नबी साहब, अगर हमारे पर हमला होगा, हमारे लोगों को मारा जाएगा, तो यहाँ से भी सख्त जवाब दिया जाएगा। ये प्रॉक्सी वार एक तरफा नहीं होने दिया जाएगा, और जिस तरह से पाकिस्तान कोशिश करेगा उसका बराबर जवाब दिया जाएगा। बातचीत अगर वो नहीं करते हैं तो फिर जवाब भी उन्हें मिलेगा। लोग मारेंगे तो लोग मारे जाएंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं रविंद्र सचदेव जी, जिस तरह पाकिस्तान चीन का क्लाइंट स्टेट बनता जा रहा है, ऐसे में भारत की इस तरह की कोशिश को, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 हम जिसको कह रहे हैं, या इससे पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसको कैसे देखें? आई थिंक इसको, ये तो ऑब्वियस है, होना चाहिए, एंड इट्स द राइट थिंग टू बी डूइंग। वहां चाइना की भी मौजूदगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। एग्जैक्टली। पर मैं इससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं। देखिए, हमें ग्रैंड स्ट्रैटेजी, वही पता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, डैमेज होता रहेगा। जो हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शायद इस अपने सब कॉन्टिनेंट एरिया में, आई थिंक बिग पिक्चर है हमारा लिव एंड लेट लिव। देखिए, पाकिस्तान भी रहेगा ही,
कश्मीर ऑब्वियसली है और भारत भी है और चाइना भी है। इस रीजन में हमें ये फिलॉसफी और ये हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इस स्ट्रैटेजी को पहुंचने के लिए हमें जो कदम उठाने हैं वो हमें अलग अलग उठाने होंगे। एक तो कदम जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, आपने कुछ भी करा, लाइक एक का हिसाब 10 से लीजिए, डेफिनेटली हमें लेना है। दूसरा, अभी जो जैसे बात चल रही है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर की, यस, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्चुअली उस इश्यू को बहुत ज्यादा उठाना चाहिए, क्योंकि हम अगर चाइना पे ये प्रेशर बनाएं कि आप ये जो ऑक्यूपाइड कश्मीर आप या इंटरनेशनल कम्युनिटी में लाएं, तो हम चाइना के साथ शायद डील कर सकते हैं अरुणाचल साइड में कि भाई ठीक है, ओके फाइन, आपके पास ये है, आप रखिए, पर आप अरुणाचल में आप शांत हो जाइए। थर्डली, जब तक चाइना को फंडामेंटल टेरर का नुकसान नहीं होगा, वो ज्यादा एक्ट नहीं करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमें अपनी सरप्शियसली अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू जैसे तैसे करके चाइना की वो हमें उकसानी चाहिए। बहुत स्ट्रेटेजिक बात है ये मेरे ख्याल से। लास्टली, आई थिंक हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान, अगर हम कहते हैं मिलिट्री और आईएसआई एलीट कंट्रोल कर रहा है, पर अवाम 60% तो 70% तो होगी, सिंपथाइजर्स भी होंगे मानो एक्सट्रीमिज्म के और एंटी इंडिया, बट काफी लार्ज पोर्शन पाकिस्तानी पॉपुलेशन ऐसा भी होगा जो कि wants to live a normal life, live and let live। हमें वहां पर एक लास्ट थिंग, हमें वहां पर पाकिस्तान के अंदर अपने भारत की इमेज और अपने भारत के, अभी जैसे बात हो रही थी मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो छोड़िए, खैर ट्रेड, आप देखिए दुनिया में जहां भी दीवारें गिरी हैं, ट्रेड से गिरी हैं। अगर ट्रेड बढ़ेगा, दीवारें गिरेंगी, आपस में कांटेक्ट होगा। तो इन सब चीजों का मिला जुला ये होगा, बट ग्रैंड हमारी स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से हमारे देश को हमें दुनिया के सामने ये रखनी चाहिए, और यूएन पे भी जहां भी हमारा, कि वी आर गोइंग विद अ स्ट्रैटेजी लिव एंड लेट लिव, बट दीज थिंग्स, और हम ये करेंगे। इस तरह से बात होनी चाहिए। और जिस तरह से लोग जब पकड़ में आते हैं, अब मैं इनामुल साहब से सवाल जरूर पूछूंगा। इनामुल साहब, सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई आप कह रहे हैं दोनों तरफ से होती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। मिलिटेंट जब पकड़ में आते हैं यहां पर, तो वो बयान देते हैं मिलिटेंट्स की वो कहां से हैं, अपना नाम पता सब बताते हैं। तो एक तरफ जो हमारे यहां भेज करके हमारे नौजवानों को बहका रहा है, उकसा रहा है, हमारे लोगों को मरवा रहा है, और आप उनकी बात कर रहे हैं। ऑडियो कम ऑलरेडी। देखिए, उसके बारे में मैंने हमेशा आपके साथ और मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर यह सवाल उठाया है कि अगर 3 टायर सिस्टम है, एलओसी फेंसिड है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना मुश्किल होता है, तो वो लाहौर से अनंतनाग कैसे आते हैं, इस्लामाबाद कैसे आते हैं, लाहौर से पुलवामा कैसे आते हैं, लाहौर से त्राल कैसे पहुँचते हैं, मैं ये समझने से कासिर हूँ। फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कहाँ पर है, फिर जो फेंसिंग लगी है वो कहाँ पर है, फिर जब आप कहते हो 3 टायर सिस्टम है, फौज है, बाकी लोग हैं, वो फिर कहाँ पर है? आप हर एक बंदे को कह रहे हो वो वहां से यहाँ आया, वहां से यहाँ आया, फिर तो शक में सारा कुछ पड़ जाता है। फिर आप हमें पहले बताइए कि आते कहाँ से हैं? ये सवाल मेरा आप सब लोगों से है, आते कहाँ से? अगर सारी एलओसी फेंसिड है, टेरिटरी सेफ है, देखिए आपके कहने के मुताबिक, आप जो बात बोल रहे हैं उससे तो ये समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग आ ही नहीं रहे। आपके हिसाब से तो ये लग रहा है मुझे। पहली बात तो ये है कि पहले ये जो आप 3 टायर सिस्टम जो आप कह रहे हैं, तो हिंदुस्तान में घुसने के 50 तरीके हैं। आईएसआई के नेटवर्क के थ्रू ये नेपाल और कलकत्ता होते हुए भी कश्मीर पहुंचते हैं, आपको मालूम है। और उसका जरूरी नहीं कि अगर लाहौर से नहीं आए और यहाँ से नहीं आए, आपको जाने में दिक्कत होती है, वो कैसे आ जाते हैं? वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रेन किए गए होंगे। ठीक नहीं, अगर आपको नेपाल से लेके आ रहे हैं, हमारी सर्विलेंस ठीक नहीं है, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है उसको भी तो कुछ बोलिए। ये बहुत अजीब बात है, गलती है। और दूसरी बात मुझे हैरानगी हो रही है कि आप ऐसा बयान दे रहे हैं, अब आप कश्मीरी हैं, क्या आपने सरहद नहीं देखी है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं देखा? करगिल से नीचे तक, अखनूर तक कितना दुश्वार इलाका है, कितना जंगली इलाका, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कितने नदियां हैं, फेंसिड है, टिकू जी, तो फेंसिड है। मैं तभी तो पूछ रहा हूं, आधे कहां से हैं? कागज के ऊपर लकीर खींचने के बराबर है क्या? कितना मुश्किल इलाका है वो। 10 आदमी 15 आदमी तो ऐसे ही घुस सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि आपके 3 टायर सर्विल सिस्टम है इसलिए कोई नहीं अंदर आ सकेगा? आप क्या बात कर रहे हैं? कम से कम यार इस बात पर तो कम से कम आप सहमत हो जाओ कि पाकिस्तान से कहना क्या जा रहा है? आ ही नहीं रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना क्या चाह रहे हैं? या आप कहना चाहते हो हम कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसी कारण आ जा रहे हैं क्योंकि वीकनेस हमारे बॉर्डर्स पे, वो ये कहना चाह रहे हैं। कहीं पर तो सच्चाई का सहारा लो यार। बीजेपी के बोल सकते जो वहां पर तैनात है, आप खुद उनको अंदर आने देते हो या क्या करते हो? वो मुझे उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं। कमाल हो गया, ये कमाल हो गया। हिंदुस्तान में तलकीन करूंगा कि ताकि हमारे हिंदुस्तान में बैठ
लेकर आप ये बात कह पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लाशें गिनना उससे अच्छा है कि आप आपस में बैठकर मसले को हल कर दीजिए। वाजपेयी तो लाहौर गया था, फिर क्या हुआ? मोदी ने इतना रिस्क उठाया जिसके ऊपर कांग्रेस वाले उसकी भर्त्सना करते हैं कि तुम पाकिस्तान क्यों चला गया। नवाज शरीफ के घर में जब शादी थी उसने इतना रिस्क लिया, वो वापस आया, आपने पठानकोट किया, उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। और कहां से बातचीत शुरू हुई? और आपकी बात में और पठानकोट के बाद जो आईएसआई की टीम ने आके बोला था, बात तो कर एक ही जैसी है कि खुद ने अपने सैनिकों को मरवाया है, क्योंकि लाशें गिर रही है। जब यहाँ पर सारा कुछ ठीक होगा उसके बाद आपने क्या बात करनी है? बात इसीलिए तो करनी है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ वाजपेयी जी की ही बात दोहराऊंगा। बात करने की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, मुंह तोड़ ही जवाब दिया जाता है। इनामुल नबी साहब, मैं लौटूंगा सर आपके पास, तभी होगा जब आपके पास लौटूंगा। राजीव जेटली साहब, इनामुल नबी साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर कुछ कमजोरी है, वहां पर कुछ कमजोरी है, बॉर्डर पर कुछ कमजोरी है, जिसके चलते आतंकवादी, जिसके चलते दहशतगर्द आ रहे हैं, और ये एक हुकूमत की एक बड़ी पॉलिसी मिस्टेक है। नहीं वो दहशतगर्द मत कहिए, वो आपको पता चला आज पंजाब में मारे जा रहे हैं, जिस तरह पोस्टर बिक रहे हैं और मैगजीन आगे पाकिस्तानी जब सैनिक मरते हैं तो उनको तकलीफ होती है। आपको क्लियर हो गया है। यहाँ कोई कश्मीर पे उनके चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर पे तो आपने देखा इनकी जबान लड़खड़ा गई थी पूरी तरीके से बोलने में, ये बात नहीं रख पाए थे अपने। बात केवल इतनी हो रही है, जो चर्चा की शुरुआत हुई थी वो इस बात को लेकर हुई थी कि क्या आपके पास वो विल है जिस विल के तहत आप कश्मीर में, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को घुसकर मार सके। हम ये कहते हैं हाँ हमारे पास विल है। पहले मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी आप तक, मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं जी। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा भाई हमारी तो देखिए, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं रहे, हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए थे, और अभी आप उसके 50 टुकड़े करने जा रहे हैं। हर जाति और धर्म में लोगों को हमारी घरेलू सियासत तो हम करेंगे जी, लेकिन हम अपने मुद्दे पर बने जी। बात केवल इतनी आती है कि हाँ आपकी आर्मी के पास वो राइट होने चाहिए कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप उनके घर में घुसकर जाकर मारकर आए। ऐसा नहीं, ऐसा माहौल और ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए कि आपके देश के अंदर आपने मुंबई में देखा, पूरे मुंबई में आतंकवाद फैला गए, तब भी आर्मी चीफ ने जब कहा, एयरफोर्स चीफ ने कि हमें परमिशन दीजिए, हम भी अटैक करना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं आपको ये काम नहीं करना। जो आज इनके प्रवक्ता ने बोला अरे भाई उनको उकसाएंगे तो वापिस आएंगे, आप आइए देश में मारिए, लाशें बचाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको उकसाएंगे नहीं। हम कहते हैं नीतियों में बदलाव होना चाहिए था, नीतियों का बदलाव, और जो आर्मी की विल है वो केवल सरकार की दी हुई छूट के साथ ही देखी जा सकती है। हिकमत अमली आपने बदली है और उसका फायदा मिला है। इसका जवाब मैं रवींद्र जी से लूंगा। एक छोटे से वक्फे का, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। इस बहस को हम और आगे बढ़ाएंगे और सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा क्या मुतबादिल है जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को कैसे और मजबूत तरीके से जवाब दिया जाए, या इसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होती रहेंगी। फिर क्या जो बार बार सवाल उठता है कि सीधी जंग क्यों ना हो जाए, यह भी एक बहुत अहम बात है, इस पर भी बात करने की जरूरत है इस छोटे से वक्फे के बाद। और इस वक्त हमारे साथ इनामुल नबी साहब तो हैं ही सियासी तज्जियाकार। हम बात करें सर्जिकल स्ट्राइक 2 की, लेकिन हमारे साथ खालिद साहब भी जुड़ गए हैं सीधे लाहौर से। वो उस वक्त हमारे साथ हैं और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खालिद साहब, आपका भी खैर मकदम है सर। खालिद साहब, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ऑपरेशन ऑल आउट हम जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, उससे तो आपका मुल्क बौखलाया हुआ है। आपका जो प्रॉक्सी वार था वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं धार नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर हमारी फौज के लोग 45 मिनट तक आपकी जमीन पर सीना तान कर खड़े होकर, वो भी जो मकबूजा कश्मीर है, हड़पा हुआ है, वहां पर खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद भी आप लोग नहीं मानते हैं कि यह सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि आपकी कैजुअल्टी हुई है। जी, जो कल पाकिस्तान के 3 फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं,
यकीनी तौर पे एक पाकिस्तान ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया है। एक उस दिन जिस दिन हमने गुडविल गेस्चर के तौर पे आपके एक दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है उसकी फैमिली को यहाँ पे बुलाया और उसी दिन पाकिस्तान के ऊपर वार किया गया। नहीं ठीक है, वो तो आपने एक बूढ़ी माँ को कांच लगा करके उनके 1.5 साल से बिछड़े बेटे से मिलाया, वो आपने दुनिया में अपना असली चेहरा भी दिखा दिया उस दिन। जी, एक कैदी की मां को फैमिली गेट टुगेदर नहीं होता, उसको कैदी की तरह ही मिलाया जाता है। दहशतगर्द देश में एक सीधा साधा इंसान जो अपना बिजनेस करता था, अपना व्यापार करता था। मैं लौटूंगा सर आपके पास। राजीव जी जरा खालिद महमूद खालिद साहब को सुन लेते हैं जी, लाहौर से हमारे साथ है, सुन लेते हैं। मैं लौटूंगा सर आपके पास। जी खालिद साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक सजाए मौत के कैदी को मिलाया जाता है फैमिली को, उसी तरह मिलाया गया किसी भी मुल्क में जो अपने कवानीन होते हैं कैदियों के हवाले से। आपने अजमल कसाब का तो जो ट्रायल किया वो भी वीडियो लिंक पे किया, उसको भी इस तरह अदालतों में पेश नहीं किया। तो ये की फैमिली को हमने मिलाया। हमने कसाब को ओपन कोर्ट में सजा सुनाई थी, उसको वकील दिया था सर। मिलिट्री कोर्ट नहीं था, वो मिलिट्री कोर्ट नहीं था सर, वो मिलिट्री कोर्ट नहीं था। और मंगलसूत्र उतरवा लिया, बिंदी उतरवा लिया आपने और रखवा लिया। और उसके बाद आपको किस बात का खदशा था, आपको किस बात का डर था आपके मुल्क को? अदालतों में चलता है और पाकिस्तान के पास मुकम्मल सबूत थे जब इसको सजाए मौत दी गई कुलभूषण जाधव को, और उसके सबूत ही की बुनियाद पर पाकिस्तान में इसको सजाए मौत दी थी। दरखास्त इन्होंने आपको चीफ पाकिस्तान की चीफ को दी है कि माफ किया जाए, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास सबूत है, यकीनी तौर पे आर्मी चीफ है उस अपील को रिजेक्ट करेंगे और फिर मामला सदर मुमलिकत पाकिस्तान के पास जाएगा, जो भी इसको रिजेक्ट। ठीक है सर, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक इतने प्रूफ है तो क्यों आपने ओपन कोर्ट में उनको ट्रायल नहीं दी? जी, एक जासूस जो एक मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है और एक मुल्क के लिए काम कर रहा है, दूसरे मुल्क के लिए, जो पाकिस्तान का दुश्मन जिसको कहा जाता है, तो यकीनी तौर पे उसका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में साहब होता है। एक दहशतगर्द जिसने मुंबई में इतने लोगों को मार गिराया था, हमने उनको दिया नॉर्मल कोर्ट किसी भी इंडियन को दी जाती है। ये होता है तरीका। इनका एक आपके नेवी का एक ऑफिसर सर्विंग ऑफिसर है, इसलिए इसका जो सर्विंग ऑफिसर आर्मी में ही मुकदमा चलता है। ठीक है, सर्विंग ऑफिसर कहाँ था? ठीक है, कुलभूषण पर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका मुल्क इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आपकी कैजुअलिटी हुई है, और आप लोग अगर इस तरह से प्रॉक्सी वॉर करेंगे तो आपको उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। भारत को पता चल जाएगा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक क्या कहते हैं, किस तरह करते हैं और उसका जवाब किस तरह देते हैं। 1 सेकंड में पाकिस्तान जवाब देता है। ये भारत जो है पूरी दुनिया को जो यकीन नहीं दिला सका अभी तक के पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे, अभी तक उसका रोना रो रहा है। पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है सर, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता है। आप तो हमेशा डिनायल मोड में होते हैं। कारगिल में आपके जितने भी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान मर गए, वो आपने तो उनकी डेड बॉडीज लेना मना कर लिया, कह रहे हमारे हैं ही नहीं है। जी, आपके जो 3 फौजी 3 दिन पहले मरे हैं, आप उनकी बात करें ना, आप उसको भी कह रहे हैं कि हमारे नहीं है, मतलब नहीं इंडिया कभी नहीं ऐसी बात करता। ये आपका तरीका है। ये आप फिल्मी कहानी मत सुनाइए सर, ये आपका तरीका है। आप हकायक पे बात कीजिए। दुनिया भर में वो फोटोग्राफ्स देखिए और सुनिए महमूद साहब, सुनिए खालिद साहब, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, वो अपनी साइट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये आपका तरीका है जो आपने अपनाया है कि हमारे 3 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए हैं। हम इस तरह नहीं करते कि हम उनको कहें जी कि हमारा आपने सर काट दिया और सर नहीं मिला और ये कर दिया और इस तरह कर दिया। हम उसको तस्लीम करते हैं, हमारे फौजियों के ऊपर आपने जुल्म किया, उनको शहीद किया, और जिसका बदला पाकिस्तान जरूर लेगा। नहीं, आप बदला ले दीजिए। क्या आपने कारगिल में जो आपके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे, जब वो मर गए, आपने मना कर लिया, बोला ये हमारे आदमी नहीं है? आपने अपने फौजियों को पहचानने से ही मना कर दिया था। आपने हमेशा ऐसा किया और आप कहानी बता रहे हैं। दहशतगर्दों को पहचानने से मना कर देते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान में ही आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। और यहाँ की और ये पाकिस्तान ना पहले कबूल करता है, ना अब कबूल करेगा, और ना इसकी आपने तो ये भी कहा था कि कसाब हमारा नहीं है। आपको याद है, आपने बोला था कसाब हमारा नहीं है पहले, जब पूरे सबूत दुनिया के सामने पेश किए गए, फिर आपने बोला जी हमारा है। महमूद खालिद साहब, ओसामा बिन लादेन आप ही के यहाँ मिला था, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में नहीं मिला था, वो हिंदुस्तान में नहीं मिला था, आपके अहमदाबाद में मिला था। का मामला है,
पाकिस्तान ने जिस तरीके से इज्जत कुलभूषण यादव को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, उसकी सजा यकीनी तौर पे उसको मिलनी भी चाहिए। जिस तरीके से उसके सबूत हमारे पास रंगे हाथ पकड़ा तो ओपन कोर्ट क्यों नहीं करते आप लोग? करिए कि आप इसकी फैमिली को मिलाएं, हमने उसको भी मिला दिया। अब आप कहते हैं जी कि हम उसको बहुत अच्छा आपने मिलवाया, वो तो दुनिया ने देखा सर। आप रहिएगा, महमूद साहब मेरे साथ रहेगा और हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर और बात करेंगे। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं इस पर देखिए, ऐसा है कि जो भी यादव जी के साथ हुआ है जी, मेरा कहना यह है कि अगर जैसे कि हम लोग तो कहते हैं कि वो हमारे यहाँ पे ईरान से उसे पकड़ के ले गए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ क्या कर रही है? एक हमारे नागरिक को ईरान से कोई अगवा करके अपने देश ले जाकर उसे जासूस कह देता है, और आप यहाँ क्या करते? खाली मुलाकात करवाते रहेंगे? क्या है आपको 56 इंच का सीना यहाँ पे? क्या है आपकी विदेश नीति यहाँ पे? स्ट्राइक हालांकि हमारा मुद्दा है, लेकिन राजीव जेटली जी इस सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए होती रहेगी। आज उसकी उसे वापस लेके आइए हिंदुस्तान में, वो हमारे देश का नागरिक है। जीत है ये सरकार जीत हमसे जीत से नहीं, हमको वो आदमी वापस चाहिए। ये कहानी किस्सों में एक तोता मैना कहानी में दम नहीं है। हमको वो आदमी वापस चाहिए, क्योंकि एक बाकायदा शहरी था, एक हिंदुस्तान का नागरिक था, जो एक बिजनेस करने ईरान गया था, उसे वहां से अगवा किया गया और उसे जासूस करार दिया गया। और आपकी सरकार बैठे यहाँ पे तोता मैना की कहानी सुना रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आप तो कहते हैं उकसाए ना उसे। अरे भाई हमारे यहाँ आइए, मार जाइए, जितने लोग मारने मार जाइए। उकसाए ना, इसलिए बिल्कुल ठीक बात है। आप आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं आप लोग आज, और पिछले जो 43 महीनों का अगर मैं आपको हिसाब बताऊं तो 200 से ज्यादा आर्मी के अफसर मारे जा चुके हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान को उकसाया है और ऐसी बयानबाजी करके उकसाया है। सर्जिकल स्ट्राइक से किसी को एतराज नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन उकसाने से एतराज है। कितनी कारगर साबित होती है, और जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे रविंद्र जी हो या राजीव जेटली जी हो। रविंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इनके इल्जाम को? कहीं ना कहीं इसकी वजह भी सियासत होती है। डेफिनेटली ये इल्जाम हैं। देखिए, दोनों पार्टीज, जब कांग्रेस पावर में थी तब बीजेपी के सिमिलर क्वेश्चंस आते थे, आज बीजेपी पावर में कांग्रेस के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट अलग रखनी चाहिए। मेन मुद्दा ये कि ये जो चल रहा है अभी सर्जिकल स्ट्राइक, ये क्रॉस बॉर्डर किलिंग्स कही एक तरह से मारे जा रहे हैं, हमारे भी उनके भी, ये चलेंगी अगर हुई, और हमें इसको जवाब देना पड़ेगा। बट अगेन मैं कह रहा हूं कि हमें बिग पिक्चर, जो आपके टॉपिक भी था इसका, कि बिग पिक्चर क्या है हमारी। तीसरी बात, हमारा कोई भी लीडर हो, चाहे मनमोहन सिंह थे चाहे मोदी जी हो, देखिए ये हम और आप डिबेट्स में इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करेंगे, बट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल होती है। उनको एक एक कदम बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि बॉम्बे अटैक्स के बाद एयरफोर्स चीफ ने बोला वी आर रेडी टू अटैक। डेफिनेटली आर्मी एयरफोर्स शुड बी रेडी टू अटैक, बट एनी सच थिंग हैज टू कम फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री। आज की तारीख में भी अगर अभी कुछ हो जाता है इंसिडेंट हमारे देश में, आर्मी हमारी कहेगी वी आर रेडी, बट मोदी जी डिसाइड करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स और देख करके शुड वी अटैक और नॉट। तो कमिंग बैक, हमारी बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी क्या है? लिव एंड लेट लिव शुड बी द स्ट्रैटेजी। अब उसके पीछे आगे चलिए, दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, चाइना को ट्रबल कीजिए। ये सब इंटीग्रेटेड वे में चलेगा, तभी कुछ आगे रास्ता निकलेगा। अदरवाइज हमारी जनरेशंस शायद निकल जाएंगी और हम यही सर्जिकल स्ट्राइक 1, 2, 3, 100, 103 करते रह जाएंगे। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से इस पूरे मामले में सियासी तौर पर बड़े मजबूत और अहम कदम उठाने की जरूरत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और लाहौर से खालिद महमूद खालिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे जी सलाम, और इस पर हम बहस कर रहे थे आज का मुद्दा में कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक 2 को अंजाम दिया है हिंदुस्तानी फौज ने, और पाकिस्तान की जिस तरह की उसकी जबान है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाएगा, और हर बार इस तरह से दिया जाता रहेगा जब तक कि वो अपने सही रास्ते पर नहीं आ जाता। आप देखते रहिए जी सलाम।